वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल में आपके 1,10,00,000 बन गए होते। उसके बाद हम बात करेंगे मर्सिडीज इंडिया की, आईफोन की, यूएस के टैरिफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और विराट कोहली के खुद के ब्रांड के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे 2 व्हीलर सेक्टर के बारे में। सबसे पहली न्यूज है एक ऐसे बिजनेस की जिसने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 3 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसका 1,10,00,000 बन गया होता, क्योंकि इस स्टॉक ने 920% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स की, जिसका प्राइस अप्रैल 2022 में सिर्फ 8.01 रुपीज था और अब अप्रैल 2025 में 81.73 रुपीज हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 20% गेन हुआ, लेकिन पिछले साल के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी 9% डाउन है और इसका 52 वीक हाई 162.95 रुपीज था और लो 59.93 रुपीज है। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि इस न्यूज से आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इसमें आपको पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूज ला करके आप लोगों को देता हूं। अगली न्यूज है मर्सिडीज की। मर्सिडीज इंडिया के सीईओ संतोष अय्यर ने बोला है कि फ्री ट्रेड और लो टैरिफ्स लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हालांकि अभी यूएस चाइना टैरिफ वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑटोमोटिव सेक्टर पे नहीं है, लेकिन रूपी के डिप्रिसिएशन होने से और सप्लाई चेन का इशू आ जाने की वजह से लग्जरी कार के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए और ट्रेड एग्रीमेंट्स आए तो इंडिया को फायदा हो सकता है। वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि FY25 में लग्जरी कार की सेल्स 51,500 यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है और ये मैं ओवरऑल इंडस्ट्री का बता रहा हूं, ना कि सिर्फ मर्सिडीज का। और ये जो नंबर FY24 में था, यानी कि जो लग्जरी कार्स बिकी थी FY24 में, वो थी 49,800 यूनिट्स। तो ये, हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सिर्फ 2,000 का ग्रोथ आएगा इंडिया के अंदर, यानी कि सिर्फ 2,000 लोग ही एक्स्ट्रा कार्स खरीदने वाले हैं। ये मुझे थोड़ा सा डेटा गलत लग रहा है जो मैंने पढ़ा था। और जो एक अच्छी चीज है वो ये है, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के स्टॉक हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि JLR ने ऑडी को बीट कर दिया है और इंडिया में 3rd बेस्ट सेलिंग लग्जरी कार ब्रांड बन गया है। अगली न्यूज है आईफोन की और ये न्यूज इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप सभी को पता है यूएस ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट्स पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी, जिसका फायदा इंडिया और वियतनाम को मिलेगा। और अब चाइना के कंपैरिजन में इंडियन आईफोन्स और लैपटॉप्स यूएस में 20% सस्ते पड़ेंगे। अब इससे होगा ये कि एप्पल जैसे ब्रांड्स और एप्पल के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और अगर मैं FY25 का डेटा दूं तो FY25 में इंडिया ने 2 लाख करोड़ रुपीस के मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें 1.5 लाख करोड़ सिर्फ आईफोन्स का था। अब मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। अभी अभी मैंने बताया कि आईफोन्स और लैपटॉप्स यूएस में 20% सस्ते पड़ेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना से आने वाले आईफोन या लैपटॉप्स 20% महंगे पड़ेंगे। प्राइस तो वही है जो पहले था, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी मोड़ी बढ़ी होगी इंडिया के ऊपर तो वो तो वैसा ही लगने वाला है। अभी ये कंपैरेटिवली 20% सस्ता है चाइना से, तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके प्राइसेस में सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पहले आप यूएस में रहते हो और आपको 1 लाख में आईफोन मिल रहा था तो अब वही आईफोन मुझे 80,000 में मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा मेरा मानना है। बाकी प्राइजेस का भी कोई फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल। अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हो तो ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये था कि अब हर जगह अगर टैरिफ बढ़ रहा है, एग्जांपल चाइना की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह तो नहीं, तो अब अगर एप्पल को कंपनसेट करना है तो उसको हर जगह प्राइजेस उस हिसाब से ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, ताकि ओवरऑल एक सिमेट्री बन जाए, एक बैलेंस्ड अप्रोच हो जाए। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लो
एक आईफोन 100 रुपए का मिल रहा है। वैसे आप लोग खुश हो गए होगी कि 100 रुपए का आईफोन है, परचेज हो जाएगा इजिली, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। 100 रुपए का एक आईफोन मिल रहा है, अब यूएस ने 30 रुपए का टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर सिर्फ 10 रुपए का टैरिफ लगाया है। तो अब देखो, तो 110 रुपए का यूएस में मिलेगा अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करे, तो चाइना से करे तो 130 रुपए का। तो इस केस में आईफोन क्या कर सकता है, यानी कि एप्पल जो है वो अपनी प्राइसिंग 120 रुपए करेगा इंडिया से या फिर 130 कर देगा इंडिया से, तो वो मैनेज हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप मान लो 10 कंट्रीज हैं, चाइना है, वियतनाम है, इंडिया है, तो हर कंट्री में जहाँ पे टैरिफ बहुत ज्यादा है वहां पे तो वैसे ही रहेगा, बस जहाँ पे टैरिफ कम है वहां के थोड़ी से टैरिफ बढ़ा दिया, मतलब एडिशनल, या फिर आप ऐसा समझ लो कि अपना मार्जिन बढ़ा दिया, तो वो प्राइस कंपनसेट हो जाएगा। मुझे लगता है एप्पल ऐसी ही स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपीस हाईवेज पर खर्च करेगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को यूएस जैसे रोड स्टैंडर्ड्स तक लाने का प्लान है और 784 प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम चल रहा है, यानी कि इन हाईवेज पे 3.7 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट खर्च करके 21,355 किलोमीटर के रोड्स को कवर करेगी। कवर करने का मतलब है कि रिपेयरिंग हो गया, डेंटिंग हो गया, ये सारी चीजें। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आंकड़ा दिया था जिसमें सरकार अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपीस हाईवे पे खर्च करेगी, उसमें भी ये सारी चीजें थी, यानी कि उसमें भी अगर कहीं रोड खराब है तो रोड्स की मरम्मत होगी, डेंटिंग होगी, वो सारी चीजें उसमें भी होगी। अब जो आगे की न्यूज है वो ये है कि आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तो इसमें भी गवर्नमेंट बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो जितने भी वो व्हीकल्स है जो हैवी व्हीकल्स बिकते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ने वाली है इस बार। और नितिन गडकरी जी ने ये भी बताया है कि नेशनल हाईवे का नेटवर्क 91,287 किलोमीटर से बढ़ा करके 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है। और ये एज ए इंडियन हम सभी के लिए गर्व की बात है और आपको इस पे प्राउड फील करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा स्टेप है, इंडिया में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि नागपुर में 170 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्टेशन पायलट भी शुरू हो चुका है और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्टेशन पायलट है, यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनका यूज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो मॉडल सस्ता है कि नहीं है, इफिशियंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और फिलहाल नागपुर में एक 135 सीटर इलेक्ट्रिक बसेस का ट्रायल हो रहा है। तो अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही अच्छा होगा और ये पॉल्यूशन फ्री रखा जाएगा। इसका मेन एम भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है आपको शायद न पता हो, उन कंट्रीज में कार बैन होती है, वहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होता है और ऐसे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि अगर आप कार लेकर के जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, शायद आपके फाइन भी कट सकते हैं। तो इसलिए किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में रहे, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट ना हो, चीजें अच्छी हो। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट सुपर सक्सेसफुल हो जाए। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप किस सिटी से और वहां का पॉल्यूशन कैसा है। अगली बिजनेस न्यूज है विराट कोहली से रिलेटेड। विराट कोहली अब अपने ब्रांड 1-8 को आगे लेकर के जाएंगे और उन्होंने पूमा का 300 करोड़ रुपए का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है और उसको रिजेक्ट करने के बाद एजिलिटास में इन्वेस्ट किया है और अब वो एजिलिटास के इन्वेस्टर और को क्रिएटर हैं। तो अब एजिलिटास के बारे में आपको बताऊं तो एजिलिटास 2023 में बनी थी और अब 1-8 ब्रांड को ग्लोबल ले जाने की प्लानिंग में है एजिलिटास। अब इसमें क्या है कि विराट कोहली ही अब इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे और अब ये कंपनी यूएस और यूके जैसे मार्केट में एक्सपेंड करेगी। कुछ चीजें और मैं आपको बताऊं जो शायद आपने अभी तक किसी से नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत विराट कोहली एक फेमस पर्सनैलिटी है, हर किसी को इस न्यूज के बारे में पता चल गया हो। तो कुछ चीजें जो मैं आपको ये बता
बताना चाहता हूँ कि विराट कोहली का पूमा के साथ 8 साल का ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट था जो 2017 में 110 करोड़ रुपए में साइन हुआ था और अब 2025 में पूमा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए 300 करोड़ रुपए का नया ऑफर दिया था। अब अगर आप देखो तो 300 करोड़ बहुत कम अमाउंट है 8 साल के बाद, क्योंकि 8 साल पहले आप 110 करोड़ पे आपने साइन किया था। अब 8 साल बाद सिर्फ 3 टाइम्स का ही हाइक दे रहे हो, वो भी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर और मतलब किंग कोहली लोग कहते हैं, इतना ज्यादा कोहली की फैन फॉलोइंग है उसके बावजूद। तो पूमा ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद अब विराट कोहली का भी मन था कि वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें। और इसी न्यूज से मुझे शाहरुख खान की भी याद आती है और मैंने उस न्यूज में शाहरुख खान और उनकी फैमिली का रिलेशन ओयो के साथ बताया था, साथ ही साथ मक्का मदीना बिजनेस के बारे में भी बताया था। ऊपर आई कार्ड पे उस बिजनेस न्यूज का लिंक है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो बिजनेस न्यूज भी जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अगली बिजनेस न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बियर मार्केट से डरते हो तो, क्योंकि ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अप्रैल के 11 दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट से 31,575 करोड़ रुपीस निकाल लिए। अब इससे 2025 में जो टोटल आउटफ्लो था एफपीआईज का, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो 1.48 लाख करोड़ रुपीस हो गया और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज भी कवर किया था, मार्च में एक छोटा सा शॉर्ट टर्म का इन्फ्लो जरूर देखा गया था 30,927 करोड़ रुपए का, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण सेंटिमेंट फिर से वीक हो गया है और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो आउटफ्लो हो गया है इंडियन मार्केट से। अब अगर ये आउटफ्लो और ज्यादा होता है तो ये बहुत ही कंसर्निंग चीज हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यूएस चाइना स्लोडाउन के बीच इंडिया का ग्रोथ 6% रहेगा और जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो फिर एफपीआईज का दोबारा से एंट्री लेना पॉसिबल हो सकता है और ये सारी चीजें एफपीआईज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। अगली न्यूज है टू व्हीलर सेक्टर से रिलेटेड। FY25 में हीरो मोटोकॉर्प ने 54.45 लाख बाइक्स बेचकर 28.84% का मार्केट शेयर कवर किया और उसके साथ ही साथ टू व्हीलर मार्केट में टॉप पोजीशन बनाए रखी। वहीं पे अगर मैं होंडा का बात करूं आपसे तो होंडा ने 47.89 लाख यूनिट्स बेचकर दूसरे पोजीशन पर अपनी जगह बनाए रखी। और अब मैं आपको टीवीएस के नंबर्स के तरफ लेकर के चलता हूं। टीवीएस ने 33 लाख यूनिट्स के साथ 17.49% का शेयर कवर किया। और अगर मैं पूरे साल का बताऊं आपको तो पूरे साल में टू व्हीलर्स के जो रजिस्ट्रेशंस थे वो 8% बढ़कर 1.88 करोड़ तक पहुंच गए। वैसे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपसे लेता हूं मैं अलविदा। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते हंसते खेलते रहिएगा।